हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स ए एंड द। देखिए, इससे सिखाने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में आर्टिकल्स कितने होते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन रिटन इंग्लिश। उसमें बताया था कि 3 रिटन इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं एंड देयर आर 6 आर्टिकल्स इन स्पोकन इंग्लिश। तो वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं उसे जाकर। उसमें बहुत बढ़िया से बताया कि 6 आर्टिकल्स क्यों होता है, वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे या आप जस्ट इस वीडियो के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम आर्टिकल्स आज सीखने जा रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स सीखने से पहले आर्टिकल्स सीखना क्यों ज़रूरी है वो मैं बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको ध्यान देना है कि वाई डू वी नीड टू लर्न द आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए, I'll write down a sentence here. I am patient and I am a patient. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आ साउंड आ है, तो आ इसका आ भी होता है, ए भी होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि कहाँ पे हमें ए कहना है और कहाँ पे आ कहना है। सो आई एम पेशेंट एंड आई एम आ पेशेंट, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? जस्ट एक आर्टिकल का डिफरेंस है। यू कैन सी हियर, जस्ट यहाँ पे क्या है? आ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो दोनों का मीनिंग क्या हो सकता है, आप बताइए। आई एम पेशेंट, देखिए आई एम पेशेंट मतलब मैं धैर्यशील हूँ, ये एडजेक्टिव बन गया। और यहाँ पे आप देखिए आई एम अ पेशेंट, इसका मतलब है कि ये नाउन में हो गया, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये बता रहा है कि ये नाउन है यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट जो है एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड है, एक ही वर्ड एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब, एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन, एज अ कंजंक्शन, बहुत सारे वर्ड जो है कि एक ही वर्ड है, लेकिन 4-5 पार्ट ऑफ स्पीच एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। तो याद रखिएगा आप। सो आई एम अ पेशेंट, मैं एक रोगी हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? मैं एक रोगी हूँ। देखिए, आप कहना चाहते हैं कि मैं एक रोगी हूँ और आपने आर्टिकल यूज ही नहीं किया, आई एम पेशेंट कहा, तो क्या हो गया? मैं धैर्यशील हूँ। अब हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास में बोलेंगे आई एम पेशेंट, तो डॉक्टर क्या कहेगा? फिर बैठिए, मैं धैर्यशील हूँ। तो डॉक्टर सोचेगा कि आई एम पेशेंट, आप आराम से दूसरे का ट्रीटमेंट कर लीजिए, मैं धैर्यशील हूँ, बाद में मुझे आकर ट्रीटमेंट कीजिएगा। आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन कुछ और मैसेज चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। द वे यू कम्युनिकेट with others and with yourself ultimately determines your lives. फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना है। The way you communicate with yourself and with others ultimately determines your life. ओके, तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक एग्जांपल देखिए। There is a boy outside, और the boy is outside। ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या है? ए है और यहाँ पे द है। अब ये देखिए, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, इसका मतलब है, ए का मतलब मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन यहाँ पे अभी समझिए कि यहाँ पे एक बता रहे हैं, क्योंकि ए का मतलब एक भी होता है, कोई भी होता है, एवरी होता है, वो हम बाद में समझेंगे। तो एक लड़का बाहर में है, एक लड़का बाहर है। अब एक लड़का बाहर है, अब ये देखिए एक लड़का, और यहाँ पे द बॉय इज आउटसाइड, वह लड़का बाहर है। अगर आप बोलेंगे अ बॉय इज आउटसाइड, तो ये सेंटेंस भी गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। अ बॉय इज आउटसाइड, दिस सेंटेंसेस पहली बात है गलत है।
आप कहना चाहते हैं कि एक लड़का बाहर है, उसके लिए आपको कहना पड़ेगा देयर इज, क्योंकि देयर इज का हेल्प लेना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे अननोन नाउन को दिखाने के लिए एग्जिस्टेंस में, कि कोई बाहर है, कोई कहीं पे है, उसके लिए अननोन दिखाने के लिए, मीन्स इनडिफिनिट दिखाने के लिए, नाउन को इनडिफिनिट दिखाने के लिए आपको ए का हेल्प लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ देयर इज, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो देयर इज अ बॉय आउटसाइड का मतलब है कि वह एक लड़का बाहर है। लेकिन ये सेंटेंस आप तो किसी को बोलेंगे, लेकिन आप जिसको बोलेंगे ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि देयर इज अ बॉय आउटसाइड, अकेले अकेले तो नहीं बकेंगे आप, तो किसी ना किसी को बोलेंगे आप। तो जैसे बोलेंगे देयर इज अ बॉय आउटसाइड, इसका मतलब है कि वो जो जिसको बोलेंगे यानी कि द लिसनर, उसको पता नहीं है कि कौन सा लड़का बाहर में है, इसीलिए स्पीकर जो है लिसनर को कहेगा देयर इज अ बॉय आउटसाइड, क्योंकि स्पीकर को पता है कि लिसनर को ये पता नहीं है कि कौन सा लड़का, इस वजह से वह कहेगा कि देयर इज अ बॉय आउटसाइड। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आप बोलेंगे द बॉय इज आउटसाइड। अब इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया। देखिए, वह लड़का आउटसाइड है, कौन? स्पीकर जब लिसनर को कहेगा तो स्पीकर को ये बात पता है कि लिसनर को भी ये बात पता है कि कौन सा लड़का बाहर है, इसीलिए स्पीकर लिसनर को कहेगा कि द बॉय इज आउटसाइड, वह लड़का बाहर है। अब स्पीकर लिसनर को क्यों कहेगा द बॉय इज आउटसाइड? क्योंकि वो दोनों ने पहले बात कर चुका है उस लड़के के बारे में कि एक लड़का आने वाला है या एक लड़का आने वाला था, मैसेज में या बातचीत कर चुके हैं। तो स्पीकर को पूरा क्लियर कट पता है कि कौन सा लड़का, लिसनर को पता है, इसीलिए यूज करेगा। तो देखिए, आप जैसे बोलेंगे, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको क्यों जरूरी है आर्टिकल। सपोज मैंने कहा फ्रेंड्स, मैं क्लासरूम में आकर, मान लीजिए आप लोग हैं, और मैंने कहा आप लोगों से आई हैव बॉट द मोबाइल, आई हैव बॉट द मोबाइल। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? मैं वह मोबाइल खरीद चुका हूँ। और आप लोगों ने वह मोबाइल, यानी कि आप लोगों से मैं उस मोबाइल के बारे में कभी बोला ही नहीं हूँ, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कौन सा मोबाइल? आई हैव बॉट द मोबाइल, द मतलब यू आर ऑल द लिसनर्स, जैसे आप लोग 15-20 बैठे हो आप, तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए इन माई नॉलेज कि दा का मतलब, दा मोबाइल मतलब कौन सा मोबाइल, आप सभी को पता है, तभी मैं कह सकता हूँ आई हैव बॉट द मोबाइल। अगर पता नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर आप सभी को कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल मैं खरीदा हूँ, देन आई कैन स्पीक दैट आई हैव बॉट अ मोबाइल। फ्रेंड्स, आई हैव बॉट अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदा हूँ। वह एक मोबाइल जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको मतलब लिसनर्स को पता नहीं है। ये लिसनर्स के लिए यह मोबाइल अननोन है, लेकिन एक बार वो मोबाइल को देख लेंगे, सुन लेंगे, तो वो लिसनर के लिए भी द मोबाइल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बिना आर्टिकल्स का हम लोग ना लिख पाएंगे, ना हम लोग बातचीत ही कर पाएंगे, हम सही से मैसेज को डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। दिखने में लगता है ये क्या, ए एन द, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश में अच्छा से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बिना ए एन द का आप बोल भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं। अब सपना देखना भी छोड़ दीजिए, बिना ए एन द का सारा चीज़ आपका गड़बड़ हो जाएगा। That's why it's very important for you all to learn the articles very clearly. तो इंग्लिश सीखने के लिए आर्टिकल्स भी सीखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदरवाइज यू कैन नेवर ड्रीम टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली, फ्लुएंटली एंड कैन राइट करेक्टली। हो नहीं सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि आर्टिकल्स हमें क्यों सीखना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि देखिए, यहाँ में सिर्फ एक आर्टिकल्स का डिफरेंस है तो मीनिंग ही बदल गया, और यहाँ पे भी आर्टिकल का चेंज किया तो पूरा मीनिंग ही बदल गया। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट मी इरेज दिस। नाउ सी, आर्टिकल्स कितने हैं रिटन इंग्लिश में? ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, हमेशा याद रखिएगा। आर्टिकल्स आर यूजली प्लेस्ड बिफोर नाउन्स। अब सामान्यतः नाउन, सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। अब एक वर्ड आ गया सामान्यतः, यूजली
नाउन के पहले होता है, इसका मतलब है कभी कभी नाउन के पहले नहीं भी होता है। डू यू अंडरस्टैंड? द आर्टिकल्स आर यूजुअली यूज बिफोर नाउन्स। नाउन्स के पोजीशन बताने के लिए आर्टिकल्स के यूज किया जाता है कि वो डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। लेकिन ये कह दिया सामान्यतः या मतलब यूजली, प्राय, लेकिन कभी कभी ये यूज नहीं भी होता है, एडजेक्टिव के पहले भी यूज होता है, सिर्फ एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव सीखेंगे तो मैं क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी हम पूरे क्लास को समझाने के लिए, जैसे कहें ना द रिच, द रिच का मतलब ऑल द रिच पीपल, पृथ्वी पे जितने रिच पीपल है, ऑल द रिच पीपल, उसको कहने के लिए हम द रिच हो गया। द ब्लाइंड, इसका मतलब है जितने अंधे व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, द ब्लाइंड आर, द रिच आर, द पुअर आर, दिस वे। सिर्फ द रिच। अब रिच वर्ड जो है ये तो एडजेक्टिव है, ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। तो कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी यूज होता है। व्हेन वी लर्न द यूज ऑफ द इन डिटेल, बहुत सारे डिफिनेशन सीखेंगे, उसमें मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। आई होप दिस कंसेप्ट, ये डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। और ये एडजेक्टिव्स भी है। अब एडजेक्टिव्स भी है, क्यों कहा गया है तो ध्यान दीजिए आप लोग। ये इसलिए एडजेक्टिव से कहा गया है क्योंकि नाउन के पहले जो वर्ड्स यूज होता है, जैसे कि एडजेक्टिव्स लाइक दैट, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या है? जैसे कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन्स। एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई या तो डिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, और नाउन के बाद में भी होते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव्स भी, जैसे शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। अब देखिए पहले हम शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, मैं लिख के समझा रहा हूं। देखिए शी इज अ स्मार्ट गर्ल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ओके। ये क्या है? आर्टिकल, ये है आर्टिकल। वो समझना जरूरी है कि क्यों कहा गया। ये है आर्टिकल, आर्टिकल। अब ये बात समझना आप लोग कि वो इसको एडजेक्टिव्स भी क्यों कहा जाता है। ये तो लिखा है ना यहाँ पे, ये एडजेक्टिव्स भी है, यहाँ पे भी होना चाहिए। ये एडजेक्टिव्स भी है, ये एडजेक्टिव्स भी है। देखिए शी इज अ गर्ल। अब देखिए शी इज अ गर्ल, ये जो आ है ये नाउन, जस्ट नाउन से पहले यूज हुआ है, इसीलिए इसको आर्टिकल भी कहा जाता है और एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो भी नाउन से पहले यूज होता है, नाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी गर्ल को ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, एक लड़की डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने दोनों लिख के रखा हूँ, ऐसा अगर मिले तो ये आर्टिकल है और ये एडजेक्टिव है। अगर कभी आपको एग्जाम में मिल जाए कि इस सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी ऐसे एग्जाम में मिले कि इस सेंटेंस में ये ए जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आपको इसमें से प्रत्येक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, प्लीज टेल अस द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड। तो जैसे सी आप प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, गर्ल जो नाउन हो गया, लेकिन ए क्या हो गया? तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? सो आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब हम देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्लियर है? 100%? वेरी गुड। उसके बाद सर आर्टिकल्स को एडजेक्टिव
फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्या? एडजेक्टिव को फॉर्म में यूज नहीं, जब भी आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, और वहाँ पे जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के नज़रिए से देखेंगे तो वो एडजेक्टिव है। नाउन के पहले मिलने से, नाउन के पहले मिलने से ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगर कोई भी एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए प्रश्न कि आप प्रत्येक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो आपको एडजेक्टिव्स जितने सारे हैं उसको आपको आर्टिकल्स जितने सारे हैं उसको आपको एडजेक्टिव बताना पड़ेगा। जैसे कि आई एम इन द क्लासरूम, लिसन टू मी, आई एम इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे दा जो है, आई एम इन द क्लासरूम, दा जो है एज एन, इट इज नॉन एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, इसको एडजेक्टिव भी, लेकिन कब? एडजेक्टिव तो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट है, तो इसीलिए हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच की जब बात करेंगे तो दा क्या हो गया? एडजेक्टिव भी हो गया। लेकिन आर्टिकल का जब बात करेंगे तो दा क्या है? आर्टिकल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। और आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी बोलते हैं कैसे? हाँ, वो भी मैं समझा रहा हूँ अभी। आप देखिए, वीडियो में सारी कुछ सीख नहीं पाएंगे, और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो हमें आप लोग जो ऑफलाइन में जो लोग बैठे हैं वो भी, और जो हमें ऑनलाइन में देखते हैं वो सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग ग्रामर का हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ इनटू द डेप्थ। तो मैं बहुत सारे हाई स्कूल का टीचर्स को भी मैंने ट्रेंड किया हूँ, स्पेशली ग्रामर को लेकर और स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ क्लियर कर देने के लिए, और एक बार मेरे क्लास लेने के बाद ये मेरी दवा है कि आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से लेकर कोई समस्याएं नहीं होगी, स्पोकन से लेकर और ग्रामर से लेकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। आप मुझे बस आप लोग प्रश्न करते रहिएगा अगर समझ में ना आए तो। गॉट इट? अब डिटरमिनर्स क्यों कहा जाता है? तो पहली बात है, इंग्लिश में डिटरमिनर्स जो है वो आपको करीबन 25 डिटरमिनर्स मिल जाएंगे। अब 25 डिटरमिनर्स मिल जाएंगे, उसमें जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मेनी, अदर, अनदर, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब सम, ये सब क्या है? डिटरमिनर्स ही है। तो उसी में जब 25 डिटरमिनर्स को आप काउंट करेंगे तो उसी के अंदर ये ए एन द, ये भी है, द आर्टिकल्स ए एन द उसके अंदर ही आता है। ये आर्टिकल्स ए एन द को मिलाकर ही 25 डिटरमिनर्स होता है। अब क्यों इसे डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, एडजेक्टिव भी क्यों कहा जाता है? तो एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है वो तो मैंने बता दिया आपको, वो तो बता दिया। अब यहाँ से ध्यान समझना है, ऑल द आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स एंड ऑल्सो डिटरमिनर्स। मैनी बॉयज या तो सम बॉयज या तो अनदर बॉय। ध्यान देना है, ये अनदर के बाद में कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, इसीलिए मैंने सिंगुलर नाउन लिखा हूँ। सो ये नाउन है, और ठीक नाउन से पहले यू सी, ये नाउन है, और नाउन से पहले ये जो मेनी यूज हुआ है, नाउन से पहले सम यूज हुआ है, और ये भी नाउन से पहले अनदर यूज हुआ है, और यहीं पे मैंने अ बॉय कोमा द बॉय हमने लिखा। तो यहाँ पे भी देखिए, ये नाउन से पहले अ यूज हुआ है, नाउन से पहले द यूज हुआ है, तो ये सारे क्या है? डिटरमिनर्स है। लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि ये मेनी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा ये एडजेक्टिव है। क्यों? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, और कभी कभी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी हो जाता है। जैसे कि सी इज टैलेंटेड, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग टैलेंटेड, द एडजेक्टिव टैलेंटेड इज क्वालिफाइंग, और सी को क्वालिफाई कर रहा है, बट सी इज अ टैलेंटेड गर्ल। तो यहाँ पे टैलेंटेड जो है वर्ड एडजेक्टिव गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसी लड़की है, तो वो टैलेंटेड लड़की है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी, यहाँ पे नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा नाउन है? मेनी, मेनी बता रहा है, तो बहुत सारे, सम कुछ बता रहा है, अनदर दूसरा बता रहा है, आ बता रहा है, तो ये नाउन को क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है।
इसीलिए जब ये क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो ये एडजेक्टिव बोलना पड़ेगा, चाहे ये आर्टिकल हो या डिटर्मिनर्स हो। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब आर्टिकल्स को भी और डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आंख बंद करके कोई एग्जाम हो या कहीं भी कुछ आपको समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप बता देना कि वो क्या है, एडजेक्टिव्स है। अब मेरे सेंटेंस को ध्यान देना है, ओके। ऑल द आर्टिकल्स आर कॉल्ड और नॉन एज एडजेक्टिव्स एंड ऑल्सो एज डिटर्मिनर्स, बट all the adjectives are not determiners and not the articles, and also all the determiners are used as adjectives, but all the determiners are not the articles। बात समझ में आई? फिर से हिंदी में बता रहा हूँ, सारे आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स है और एडजेक्टिव्स है, लेकिन सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स नहीं है और आर्टिकल्स नहीं है, और सारे डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव है लेकिन सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब आगे देख रहे हैं कि डिफिनिट। अब ये देखिए, आर्टिकल्स जो है तीन जो है, तो तीनों को हम यहाँ पे बांटे हैं। डिफिनिट, इसको हम कहते हैं द। डिफिनिट आर्टिकल क्या हो गया? द। और इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या हो गया? ए और एन या अन प्रोनाउंसिएशन है। अब ये कब यूज होता है, पहले हम इसको सीखेंगे। लेट्स लर्न दिस फर्स्ट। लेट मी इरेज दिस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस डिफिनिट आर्टिकल द। अब डिफिनिट का मीनिंग क्या है आप लोगों के हिंदी में पता शायद होगा। डिफिनिट का मीनिंग क्या है? डिफिनिट का मतलब हिंदी में क्या होता है? निश्चित। निश्चित, उसी को मैंने लिख के रखा हूं यहाँ पे। यूज बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये आपको कोई किताब में इस तरीक़ा से लिखा हुआ शायद नहीं मिलेगा। मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये जो है यूज बिफोर अ सिंगुलर और अथवा प्लूरल काउंटेबल या तो और अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अब इसको मैं लिख के समझा रहा हूँ यहाँ पे देखिए। एक तो द डॉग, ये द डॉग, ये हो गया सिंगुलर नाउन, और ये द डॉग्स, ये हो गया प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन द वाटर, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। सो द का बस इतनी जगह पे यूज होता है, याद रखिएगा। इंग्लिश में द या तो सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, या तो प्लूरल नाउन के पहले यूज होता है, या तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। गॉट इट? अब क्यों यूज होता है? यूज क्यों होता है? क्योंकि कोई भी नाउन को हम द पोजीशन ऑफ नाउन्स को दिखाने के लिए हम ये दा का यूज़ करते हैं, मतलब नाउन की पोजीशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई भी नाउन को हम डिफिनिट, इसी को फिर से यहाँ पे लिख के रखा हूँ, डिफिनिट कहे या सर्टेन कहे या नॉट स्पेसिफिक कहे, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक कहे या पार्टिकुलर कहे, ध्यान देना है, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर या नॉन, पर्यायवाची शब्द लिख के रखा। डिफिनिट, सर्टेन, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर एंड नॉन। कोई भी आप शब्द उठा लीजिए, सबका मीनिंग एक ही है। नॉन मतलब जो चीज़ के बारे में लिसनर को, आप जिससे बोल रहे हैं उसको पता है, या इन अ जनरल सेंस, इन अ पार्टिकुलर वे सभी को पता है। तो आप द किताब लिख रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, जो कि वो कॉमन है, सब जानते हैं। और भी हम दा के यूज सीखेंगे, लेकिन इस जगह पे आपको क्या ध्यान में रखना है, दा को कोई भी नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए वो निश्चित है, वो पार्टिकुलर है, उसको दिखाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है द डॉग। अब जो दा है यहाँ पे, ये जो दा है एक्चुअल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये
दिस डॉग, ये दिस का वीक फॉर्म दा है, या मैं दैट डॉग भी लिखूं, दैट डॉग, मैं अगर ध्यान देना है, ये दिस और दैट, ये दोनों शब्द का वीक फॉर्म क्या है? दा। ध्यान देना है, दिस डॉग, दैट डॉग, दिस डॉग, दैट डॉग। हमने जैसे कहा, मान लीजिए कि अभी हमें यह कुत्ता, वह कुत्ता, अगर ये दोनों यूज नहीं करना है और आपको उस नाउन का पोजीशन भी निश्चित बताना है, तो आप द यूज करके बोले द डॉग, द डॉग इज देयर, वह कुत्ता वहाँ है, वह कुत्ता वहाँ पे है। सेंटेंस में या दिस डॉग इज, ध्यान से समझना है, दिस डॉग इज, लिख के समझा रहा हूँ, देखिए आप, दिस डॉग इज, दिस डॉग इज माइन। अगर यहाँ पे दिस ना बोलकर आप बोलेंगे वीक फॉर्म में द डॉग इज माइन, यह कुत्ता मेरा है, और इसका भी मीनिंग वही है, द डॉग इज माइन, यह कुत्ता मेरा है। ध्यान समझना है, दैट कैट इज हर्स, यह बिल्ली उसकी है, और द कैट इज हर्स। हमने क्या किया, ये जो दैट है इसका वीक फॉर्म क्या हमने लिखा यहाँ पे, द एक्चुअल में द का, एक्चुअल में जो द है, इसको हम बाद में सीखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जो द है, द का मीनिंग क्या है, द का मीनिंग क्या है? तो द का कोई भी मीनिंग नहीं है, द का जो मीनिंग है कुछ भी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, द का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। द का मीनिंग जो होता है एक फंक्शनल मीनिंग होता है, फंक्शनल मीनिंग, फंक्शनल मीनिंग होता है। फंक्शनल मीनिंग मतलब जब हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, जब हम सेंटेंस वाक्य बना रहे हैं, उसी में दा को कोई भी नाउन का पोजीशन को निश्चित पार्टिकुलर दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंगो का अर्थ होता है आम, वैसा दा का अर्थ ऐसा कुछ नहीं होता है। ए पे हम आएंगे, ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ कुछ होता नहीं है। लेकिन साथ में यही कहना चाहता हूँ कि दैट और दिस इसका वीक फॉर्म क्या है, दा है। क्लियर है? दैट एंड दिस का वीक फॉर्म क्या है, दा है। अब देखिए, दिस डॉग इज माइन, हमने द डॉग इज माइन, इसमें अंतर क्या है, यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, ये बात एक ही हो रहा है। दैट बॉय इज कमिंग, वह लड़का आ रहा है, द बॉय इज कमिंग, वह लड़का आ रहा है। जैसे हमने दैट बोला तो उस पर एक जोड़ देके बोला हुआ, जब उसको वीक फॉर्म लिया तो दा हो गया। हिंदी में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल में दा हमें कैसे यूज करना है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। अब देखिए, अभी और भी है दा से रिलेटेड, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरा क्लियर करना है हमें। अब मैंने यहाँ पे लिखा रहा हूँ द डॉग्स, तो मान लीजिए मैं सेंटेंस एक लिखा हूँ, ये प्लूरल फॉर्म के लिए, दीज मैंगोज आर स्वीट। अब देखिए, दीज मैंगोज आर स्वीट, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, द मैंगोज आर स्वीट, द मैंगोज आर स्वीट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे पहले मैंने बताया दिस एंड दैट का वीक फॉर्म क्या है, द।
अब बता रहा हूं कि दीज एंड दोज का भी वीक फॉर्म क्या है? द। ये आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको स्पेशल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 10-12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस है और इंग्लिश को मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, इसीलिए जो ग्रामर है मेरे दिमाग में इसका पूरा आई हैव कंसेप्चुअलाइज्ड, अपने तरीक़ा से इसको समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने तरीक़ा से इसको समझ गया हूँ चीज़ों को। गॉट इट? क्योंकि आपको किताब में इतने डिटेल में आपको कोई भी ग्रामर किताब में नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दीज मैंगोज आर स्वीट, तो इसी बात को अब दीज मैंगोज मतलब ये सब आम पार्टिकुलर दिखाने के लिए आपने दीज लगाया, जैसे हमने दिस मैंगो सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए हमने दिस। अब यहीं पे और एक बात का ध्यान रखना आप लोग, लेट मी रेज दिस। दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दिस। दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दोज। वेरी गुड, तो याद रखिएगा आप लोग। तो ये सब के लिए हमारी वीक फॉर्म क्या यूज करते हैं? द। वीक फॉर्म हम यूज करेंगे द, याद रखना है द। मीनिंग में कोई भी जबरदस्त आपका बदलाव कुछ नहीं होने वाला है, बस वो वीक फॉर्म में दीज मैंगोज आर स्वीट, यहाँ पे दीज मैंगोज, ये सब आम, कौन सा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इसमें? तो इसी तरह से हम यूज़ करते हैं द का प्लूरल फॉर्म में। सो आई हैव रिटन द डॉग्स आर बार्किंग। द डॉग्स आर बार्किंग में वो कुत्ते जो हम देख रहे हैं या जो उनका आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे आसपास के जो कुत्ते हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। या तो हम दिस डॉग्स आर बार्किंग, दिस डॉग्स मतलब हम भी पार्टिकुलरली दिखाकर बोल रहे हैं दिस डॉग्स आर बार्किंग। दूर का हो तो दोज डॉग्स आर बार्किंग, तो भी हम दिखाकर बोल सकते हैं द डॉग्स आर बार्किंग। So according to the situation, you have to know that where to use the, this, that, these, those. Got it? Yes, sir. To avoid this, that, those, this के जगह में अवॉइड करके हम वीक फॉर्म में दा हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से दोहरा रहा हूँ कि दा का कोई भी एक्चुअल शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं उसी में सिचुएशन को, नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए कि ये निश्चित है, सर्टेन है, डिफिनिट है, पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, नॉन है, वो दिखाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। अब हम दी यूज ऑफ दा बाद में सीखेंगे कि ये दा कब यूज होता है, जैसे कि मैं बताऊंगा वो बाद में लिख कर और समझा कर कि दा इज यूज्ड। यहाँ पे तो यूज मैंने एक बता ही रहा हूँ, और भी बहुत सारे यूज बताऊंगा, अभी उधर नहीं जाएंगे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। अब इसको क्लियर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। द डॉग्स भी हो गया, प्लूरल फॉर्म भी हो गया, द वाटर। अब द वाटर का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सपोज the water is dirty. The water of this river is clean. I need water. ध्यान देना है ये सेंटेंस पे। देखिए, द वाटर इज डर्टी, पहली बात है वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब द क्यों यूज करना पड़ा? इसलिए यूज करना पड़ा कि ये पार्टिकुलर वाटर है, यह पानी गंदा है, यह पानी गंदा है। द वाटर इज डर्टी, क्लियर? यह पानी गंदा है। और एक सेंटेंस लिखूंगा आपको समझने के लिए यहां पे। ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना है। दिस इज इन ब्रिटिश इंग्लिश, दिस इज इन अमेरिकन इंग्लिश। सो इन सेंटेंसेस पे ध्यान देना है आपको। द वाटर इज डर्टी, यह पानी गंदा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन, इस नदी का पानी गंदा है। देखो, इस नदी का पानी गंदा है।
ये इस नदी का पानी साफ है, यहाँ पे क्लीन है, गंदा नहीं है, इस नदी का पानी साफ है। कुछ भी लिखे, क्लीन लिखे, डर्ट लिखे, हमें उससे समझना नहीं, ये क्लीन हो डर्ट हो वट एवर, हम डर्टी भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट अ मैटर, व्हाट द मैटर इज दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द। तो ध्यान देना है, इस नदी का पानी, अब यहाँ पे है द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, हम वहाँ पे यह पानी गंदा है, ये इस तरीक़ा से भी बोल सकते हैं, दिस वाटर इज़ डर्टी, द वाटर इज़ डर्टी। और कभी कभी पानी गंदा है, कौन सा पानी, जो आपके आसपास दिखाई दे रहा है पानी, या आपको कोई पीने के लिए दिया वो पानी, या आपको नहाना है वो पानी। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यह पानी गंदा है यह बोलना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है इस बात को। पानी गंदा है बोलने से भी द वाटर इज़ डर्टी, पानी गंदा है, द वाटर इज़ डर्टी। कौन सा पानी, वही पानी जो हमें दिखाई दे रहा है आसपास में। इसीलिए यहाँ पे आ रहा है कि इस नदी का पानी, इस नदी का यह पानी गंदा है ऐसा नहीं, इस नदी का पानी साफ है, इस नदी का पानी साफ है, या इस नदी का पानी गंदा है। बात समझ में आ रही है, ध्यान देना है। हमेशा यह, कभी कभी दिस दैट दिस दोज, ये मीनिंग जो है लुप्त रहता है, वो निकल के आता नहीं कि यह वह, क्योंकि यहाँ पे यह वह भी नहीं आ रहा है द वाटर में, बस इस नदी का पानी गंदा है, पार्टिकुलर पानी इस नदी का। क्लियर, यहाँ में कोई दिस दैट का भी मीनिंग नहीं दे रहा। तो जो मैंने समझाया था यहाँ पे, कभी कभी हमेशा ये दिस दैट या दिस दोस का मीनिंग मत निकलना आप लोग, कभी कभी वो नहीं निकलेगा मीनिंग, लेकिन फंक्शनल मीनिंग है वो, है उसमें है वो मीनिंग। उसके बाद आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, यहाँ पे मुझे पानी चाहिए। अब यहाँ पे ये तो मैंने दा नहीं लिखा, इसका मीन्स है इन जनरलाइजेशन, इन अ जनरल वे मैंने यूज़ किया, पार्टिकुलर वे यूज़ नहीं हुआ। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कोई भी पानी, मुझे कैसा भी पानी चाहिए, गॉट इट, मुझे पानी चाहिए। अब पानी कहीं से भी उठा कर लेकर आओ, वो ये नहीं कह रहा है कि गंदा पानी, साफ पानी, क्या पानी, कैसा पानी, जस्ट आई नीड वाटर, पानी लेकर आओ। अगर वो कहेगा आई नीड द वाटर, इसका मतलब है जो इसको बोल रहा है, वह जिसको बोल रहा है आई नीड द वाटर, जैसे ये रोजी है, अब रोजी को बोलेंगे रोजी आई नीड द वाटर, तो इसको पता है कि कौन सा पानी। मैं पहले रोजी को बोल के रखा था कि ये एक बोतल पानी यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसे मैंने बोला मैं जब मांगूंगा तो पानी लेकर आ जाना मेरे पास में, तो जैसे मैंने बोला रोजी आई नीड द वाटर, इसका ब्रेन को तुरंत पता चला और रोजी गया और उसी पानी को लेकर आ गया। लेकिन मैं बोलूँगा रोजी आई नीड वाटर, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, सर पानी मांग रहे हैं, मतलब कोई भी पानी, कहीं से भी पानी, दुनिया की कोई भी नदी नाला कहीं से भी पानी उठा कर लेके आ सकता है, क्योंकि मैंने बोला था आई नीड वाटर। लेकिन ये देख लेगा शायद पीने के लिए इशारा कर रहा हूँ, तो वो फिल्टर से लेकर आएगा, नाला से पानी लेकर नहीं आएगा, ध्यान देना है। लेकिन वाटर में ऑल द पॉसिबल वाटर, मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ वाटर बोलेंगे तो ये समझना है। तो मैं यहाँ पे दो बोल सकता हूँ, रोजी आई नीड सम वाटर, आई नीड वाटर। तो देख रहे हो कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, सर को प्यास लगी है, तो सर पानी पीने के लिए मांग रहे हैं, तो ये पानी पीने के लिए लेकर आएगा, तो ये फिल्टर पानी से लेकर आ जाएगा मुझे पीने के लिए। अगर कोई यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा है, तो मैंने बोला रोजी आई नीड वाटर या सम वाटर, तो ये टेप का भी पानी लेकर आ जाएगा, टेप का पानी लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया सिचुएशन देखकर कि कोई साफ़ करने के लिए मांग रहे हैं, घर साफ़ कर रहा हूँ आई नीड वाटर, तो टेप का पानी लेकर आएगा। लेकिन काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, बैठे हूँ चेयर पे, रोजी आई नीड वाटर और आई नीड सम वाटर, तो ये समझ जाएगा कि पीने के लिए मांग रहे हैं, तो पीने के लिए पानी लेकर आएगा। तो ये समझना है आपको, खुद ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने दा नहीं लगाया है, दा लगाने का मतलब पहले से उस पानी के बारे में आपको पता है, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है वाटर इज़ कलरलेस, और यहाँ पे दोनों लिख के रखा हूँ, यह है अमेरिकन इंग्लिश, यह है ब्रिटिश इंग्लिश। तो वाटर इज़ कलरलेस, अब यहाँ पे मत बोलना कि द वाटर इज़ कलरलेस, यहाँ पे बस आपको बोलना है वाटर इज़ कलरलेस। वाटर इज़ कलरलेस का मतलब है दुनिया में, हमारे पृथ्वी पे जो पानी है वो उसका कोई कलर नहीं है, गॉट इट। अगर कोई पर्टिकुलर वाटर की बात है तो हम क्या बोलेंगे, कोई निश्चित दिखा रहे हैं इस पानी का, द वाटर, या तो दिस वाटर या तो दैट वाटर, दिस दोज मत यूज़ करना,
क्योंकि दिस दोस प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। तो क्लियर है द का ये कॉन्सेप्ट। तो पहला जो हमने रूल सीखा है कि द को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए द को हमें सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, और ये इसलिए यूज होता है, इन तीनों नाउन के पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। कौन सी पोजीशन? ये नाउन्स निश्चित है, मतलब सर्टेन है, डिफिनिट है, या आप बोल सकते हैं पार्टिकुलर है, या स्पेसिफिक है, या नॉन है। किसके लिए? स्पीकर्स के लिए नहीं, लिसनर्स के लिए। तो हमें दा यूज़ करना है। और दा का ये जो दा है वीक फॉर्म है किसका? दिस, दैट का, जो कि अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन में यूज होता है, और प्लूरल नाउन में अब दीज एंड दोज यूज़ करते हैं, उसके जगह में भी हम दा को एज ए वीक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में दिस एंड दैट यूज़ करते हैं, दिस राइस, दैट राइस, इस तरीके से दिस वाटर, दैट वाटर। तो यहाँ पे भी हम दिस एंड दैट के जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वीक फॉर्म दा यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, परिस्थिति के अनुसार यूज़ करना है। मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया है समझाने के लिए, फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं दा के बारे में। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। ए, एन और दास के रिलेटेड बहुत सारे डिफिनेशंस है, बहुत सारी सिचुएशंस है, लेकिन आज जो मैंने बताया ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आर्टिकल्स का दा को लेकर। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ए और एन। आज यहीं तक सीखते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।